नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गाइस। सो लॉ ऑफ टॉर्ट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ गवर्निंग एक्शंस फॉर डैमेजेस फॉर इंजरी टू सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है हमें सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है, किसके खिलाफ? इंजरीज के खिलाफ और इंजरीज से हुए डैमेजेस के खिलाफ। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ पर्सनल रेपुटेशन जैसे हमें राइट प्रोवाइड करता है कौन? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ओके गाइस, फिर हम देख लेते हैं पर्पस क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, क्योंकि पर्पस किसी भी लॉ का पर्पस हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। सो अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट आर्टिकुलेट्स नॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ रेडरेस फ्रॉम द wrongful harm to every dimension of life, from physical damage to property damage to personal insult. As per various jurists, law of tort is considered as individual justice. ठीक है, which is the right from the fact that the plaintiff has wronged by the defendant. फिर एक और लाइन है, law of tort not only redress private wrongs but it also advance general deterrence, यानी कि रोक लगाता है through social controls. The main emphasis is on the morality or corrective justice. ठीक है गाइस, एक सेकंड में यहाँ पे ये ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है, इज ऑन मोरालिटी और करेक्टिव जस्टिस। सो गाइस, अब हम इसका देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। सो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाता हूँ इसका, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद मान लीजिए गाइस यहाँ पे एक ए है, ठीक है, ये इल्यूस्ट्रेशन है। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, बट नॉर्मल भाषा में हम इसको एग्जाम्पल बोलते हैं, बट हम लॉ के स्टूडेंट हैं इसलिए हम इसको इल्यूस्ट्रेशन बोलेंगे। तो ए है, ए ने खरीदा एक प्लॉट, किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जहाँ पे उसने लगाया है मैंगो के ट्रीज। ठीक है गाइस, मैंगो के ट्रीज लगाए। मैंगो के ट्रीज लगाने के बाद उसे मिला रॉ मैंगो, आमी मिली उसको, ठीक है। उसने आमी का अचार डलवाया, ठीक है, पिकल, किसका? मैंगो का, अपनी मदर से। तो जो आम का अचार डलता है उसको बनने के लिए भी मान लो कुछ टाइम पीरियड लगेगा, 3 मंथ्स एग्जाम्पल। उस 3 मंथ्स में उस आम के अचार को बार बार उल्टना पड़ता है, मतलब हिलाना पड़ता है ताकि वे आम का अचार खराब ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या लगती है? मेहनत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्ड वर्क, ठीक है। आम के पेड़ को भी तैयार किया हुआ। तो जब ये सभी चीजें की, ठीक है, ए ने, फिर ए के दोस्त हैं बी एंड सी। बी एंड सी के लिए ये अचार लेके जा रहा था, ठीक है, मैंगो का अचार। तो मैंगो के अचार को मैं एम में से यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ, मैंगो पिकल, MP मान लो बेशक आप, ठीक है। तो जब ये आम का अचार लेके जा रहा था सड़क से, ये थी सड़क, यहाँ पे डी और ई के बीच में चल रहा था झगड़ा। ए जा रहा था, तो जब ए जा रहा था तो डी और ई के झगड़े के कारण ए के हाथ में जो जार था, किसका? आम के अचार का, वे टूट गया, ठीक है।
ये उसके टुकड़े हो गए, आम के जार के बता रहा हूँ मैं, ये उस जार के हो गए टुकड़े, और सारा आम का अचार सड़क पे गिर गया। तो यहाँ पे नुकसान हो गया ए का। ए ने प्रॉमिस किया था अपने दोस्तों से, बी और सी से। तो अब इसका हम आकलन नहीं लगा सकते कि उसको कितना डैमेज हुआ, ठीक है। उसको फिजिकली फॉर्म में डैमेज हुआ है, नॉट बाय हिज बॉडी बट उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है ना। ये क्या जार है आम का, आम के जार को डैमेज हुआ, तो क्या है, प्रॉपर्टी का डैमेज है, प्रॉपर्टी का डैमेज है। तो जब ये प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, उसको इमोशनल डैमेज भी हुआ, क्योंकि उसने किससे प्रॉमिस किया था ना, प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किससे किया था, अपने दोस्त बी से और सी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ऑर्गेनिक आम का अचार खवाऊंगा, मेरी मदर के हाथों का बना हुआ। इसकी मदर को भी इमोशनली डैमेज हुआ, इमोशनली डैमेज हुआ इसकी मदर को। क्यों? क्योंकि आम के अचार जो बड़े प्यार से मेहनत से आंटी जी ने बनाया, वे टूट गया, खराब हो गया, बिखर के कहाँ पे, सड़क पे। तो अब इन सभी चीज़ों का क्लेम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं किया जा सकता, किसी भी कोडिफाइड लॉ के अंदर नहीं किया जा सकता, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे जो है ना, प्रीवेल करता है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हमें जो डैमेजेस हुए हैं, हम उनको क्लेम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वे बेस्ड है कॉन्सेप्ट क्या, एक लीगल मैक्सिम के, जिसको हम बोलते हैं यूबी जस ईबी रेमेडियम, जिसका मतलब होता है व्हेन देयर इज ए डैमेज द कोर्ट प्रोवाइड्स इट्स रेमेडी। जहाँ कहीं पर भी डैमेज होगा वहाँ पे कोर्ट रेमेडी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमें इससे क्या पता चला, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, रेजिडुअरी लॉ है। रेजिडुअरी लॉ एक चीज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए रेमेडी प्रोवाइड कर। अनलिक्विडेटेड क्यों? क्योंकि हम उनका आकलन नहीं कर सकते, जो डैमेजेस हुए हैं, जो डैमेजेस हुए हम उसका आकलन नहीं, हम ये नहीं कह सकते वे आम का अचार 300 रुपये का था क्योंकि मार्केट में आम का अचार 300 रुपये का मिलता है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे आंटी जी ने अपने हाथों से बनाया था, आंटी जी के इमोशंस हैं, उस जार की भी कुछ कीमत होगी, जो उसने प्रॉमिस किया था वे शैटर हुआ है, बी और सी के साथ ए ने जो प्रॉमिस किया था वे शैटर हुआ है, तो उसको इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी का भी डैमेज हुआ है, पी पे लिख देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी का डैमेज। इसके अलावा उन्होंने प्लॉट खरीदा था स्पेशली किसके लिए, ऑर्गेनिक के मैंगोज के लिए, तो उन्हें काफ़ी तरीके से डैमेजेस हुए हैं जिसका हम आकलन नहीं कर सकते, इसीलिए ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर फॉल करता है, क्योंकि ये एक सिविल मैटर है, सिविल मैटर है ना, क्योंकि इसने कोई क्राइम तो किया नहीं, उन्होंने एक जार को तोड़ देने से कोई क्राइम थोड़ी हुआ है, ये आम का अचार था जिसको हम एम से डिनोट कर रहे थे। तो गाइस ये सभी चीज़ें थी, तो इन सभी चीज़ें से मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ें हो गई होगी क्लियर। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे ए क्या है, ए है यहाँ पे प्लेंटिफ यानी कि वादी,
ठीक है। यहाँ पे बी एंड सी इसके दोस्त हैं। यहाँ पे डी और ई जो है ये क्या है, ये है डिफेंडेंट। क्यों है ये डिफेंडेंट? क्योंकि इनके कारण जाल टूट गया। तो ए ने किया केस किसके खिलाफ? डी और ई के खिलाफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, केस कैसा होगा? केस होगा सिविल केस, क्योंकि ये मामला सिविल से जुड़ा है। तो ये क्या हो गई? प्लेंट हो गई। प्लेंट को हम क्या कहते हैं? शिकायत। ए ने शिकायत कर दी डी और ई के खिलाफ। कहाँ पे? कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? सिविल केसेस की कोर्ट में। तो ए क्या है यहाँ पे? प्लेंटिफ। डी और ई क्या है यहाँ पे? डिफेंडेंट। और ये क्या हुई है? प्लेंट फाइल हुई है किसके खिलाफ? डी और ई के खिलाफ। अब इसके अंदर एक चीज और है, रॉन्ग डूअर कौन है? रॉन्ग डूअर है डी एंड ई, क्योंकि इन्होंने क्या गलती की है? ए के आम के अचार के जार को तोड़ दिया। कहाँ पे? सड़क पे। किसकी गलती के कारण? खुद की गलतियों के कारण ए को भुगतना पड़ा। किसके कारण भुगतना पड़ा? डी और ई के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या हुए हैं? डैमेजेस हुए हैं। तो डैमेजेस का क्लेम करेंगे कौन? ए करेगा। ए डैमेजेस का क्लेम करेगा जो कि अनलिक्विडेटेड है, इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स यहाँ पे प्रिवेल करेगा। तो आई होप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इस एग्जाम्पल पे हमने इतना ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि ये एग्जाम्पल हमें बहुत सारी चीज़ें अब आगे क्लियर कर देगा। आपको इससे प्लेंटिफ का पता चल गया, प्लेंट का पता चल गया, ये भी पता चल गया कि सिविल मैटर के अंदर होगा, ये भी पता चल गया कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हम यूज़ में कब लेंगे। तो हमें यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में पता चल गया। हमें ये पता चल गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पर्पस क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स कब हमारे काम में आता है। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं वापस ऊपर जाके हमारे नोट्स को। मैं एक बार ये साफ कर देता हूँ चीज़ें। सो गाइस, ये हो गई हमारी चीज़ें साफ। सो लेट्स गेट बैक टू आवर नोट्स। तो मुझे लगता है अब ये जो चीज़ें थी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी भी पार्टीज के बीच में, उसको क्या करवाता है? रिजॉल्व करवाता है। कौन करवाता है? लॉ ऑफ टॉर्ट करवाता है। रिजॉल्व किसके अंदर? कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। वहाँ पे ए के बीच में और डी और ई के बीच में क्या था? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था ना हमारे एग्जाम्पल में। उसको रिजॉल्व कौन करवाता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स करवाता है। ठीक है। तो इंडिविजुअल जस्टिस, ये ए की इंडिविजुअल को, ए को ही तो जस्टिस दिवा रहा है, इसलिए इसको हम इंडिविजुअल जस्टिस कहेंगे। प्लेंटिफ हैज रोंग्ड बाय द डिफेंडेंट। वहाँ पे जो प्लेंटिफ था हमारा, जो कि ए था, उसको किसने रोंग्ड किया था? डिफेंडेंट ने। डिफेंडेंट कौन था वहाँ पे? डी और ई थे डिफेंडेंट। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब। ये लॉ ऑफ टॉर्ट काम करता है जर्नल डेटरेंस का, यानी कि एक रुकावट बनता है, चीज़ों को रोकता है गलत चीज़ों को होने से। ठीक है। इम्पेथेसिस इज ऑन मोरालिटी एंड करेक्टिव जस्टिस। ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये बेस्ड मोरालिटी और करेक्टिव जस्टिस पे। तो हम देख लेते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ टॉर्ट का। तो जो टॉर्ट है ये एक लैटिन टर्म है, टॉर्टम, इससे ड्राइव हुआ है। ठीक है। टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट। तो इसका मतलब क्या है? ट्विस्टेड और क्रॉक्ड कंडक्ट। ठीक है। तो हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के। सेक्शन 2M, किसका 2M सेक्शन? लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 का। ये में क्या कहता है? टॉर्ट्स मीन्स ए सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग है, हमने एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर सिविल रॉन्ग है ना, क्रिमिनल थोड़ी है, ये कोई क्राइम थोड़ी हुआ है। ये क्या है? क्या कहते हैं? रॉन्ग अगेंस्ट
एन इंडिविजुअल, इसलिए किसके अंदर फॉल कर रहे हैं, सिविल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सिविल नेचर के है ना, इन्होंने सोसाइटी के खिलाफ कोई रॉन्ग क्रिएट नहीं किया, इसलिए ये क्या क्राइम नहीं है। ये हमारी जो CRPC है उसके अंदर फॉल नहीं करेगा। अब CRPC को हम कह सकते हैं भारतीय न्याय नागरिक संहिता के अंदर फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो सिविल रॉन्ग का आपको पता चल गया। टोर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कैटेगराइज्ड क्या है, कैटेगराइज्ड लॉ है, कैटेगराइज्ड कैटेगरी है किसकी, लॉ की। तो अनकैटेगराइज्ड लॉ ऑफ कैटेगरी जो होती है वहाँ पे टोर्ट प्रिवेल करता है। और कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो डैमेजेस होते हैं वे होते हैं लिक्विडेटेड, क्योंकि हम उनका आकलन कर सकते हैं। मान लो A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बीच के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म के अंदर ये भी लिख रखा होगा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वे एक पार्टी की तरफ से चाहे B पार्टी की तरफ से, अगर जब भी कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कंपनसेशन 1000 रुपये दिया जाएगा जो कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसको, अदर पार्टी को। ठीक है, मान लो A ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे B जो अदर पार्टी है उसको रुपए मिलेंगे कितने, 1000। ये कहाँ पे था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था। तो इससे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ डील करता है, और जो लिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ डील करता है वे लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर प्रिवेल नहीं करेगा। टोर्ट इज ए रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट है क्यों? क्योंकि ये सिविल नेचर का है। कमिट बाय रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर यहाँ पे वहाँ पे कौन था, डिफेंडेंट विच इज ए ब्रीच ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन सम इंडिविजुअल। ब्रीच ऑफ लीगल राइट था, किसका लीगल राइट था हमारे एग्जाम्पल में, A का ब्रीच हुआ था, क्या, लीगल राइट, जो कि उसके वेस्टेड इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल के खिलाफ था ना, A के खिलाफ था। वहाँ पे D और E ने किसी XYZ के साथ नहीं किया ना कोई भी गलत काम, वहाँ पे गलती हुई किसके साथ, A के साथ, तो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ था। ठीक है, तो टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग बट नॉट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर टोर्ट। ऑल सिविल रॉन्ग्स टोर्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाइड लॉज हैं, स्पेसिफाइड जो लॉज हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वे फॉल करते हैं। तो जब वे फॉल करते हैं तो उसके अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, इसलिए टोर्ट क्या एक सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन सभी सिविल रॉन्ग टोर्ट्स नहीं होते, क्योंकि सभी सिविल रॉन्ग्स के अंदर बहुत सारे लिक्विडेटेड केसेस होते हैं जहाँ पे हम आकलन कर सकते हैं डैमेजेस का, इसलिए सभी सिविल रॉन्ग्स टोर्ट नहीं होते हैं। दो सिविल रॉन्ग्स विच डू नॉट फिट एनी डिफाइंड कैटेगरी ऑफ सिविल रॉन्ग्स आर टोर्ट, जो किसी डिफाइंड कैटेगरी के अंदर ना आता हो, यानी कि स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर ना आता हो, कैटेगराइज्ड ना हो, वे फॉल करते हैं टोर्ट्स के अंदर। ओनली दो सिविल रॉन्ग्स आर कंसिडर्ड टोर्ट विच कंटेंडेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसको मैं आपके एग्जाम्पल के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। There are other civil wrongs such as breach of contract, breach of trust, breach of equitable obligation which do not fall under the category of torts। इसका एग्जाम्पल, ये रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, स्पेसिफाइड कैटेगरी के जो है डैमेजेस या फिर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सिविल रॉन्ग्स होता है, इसलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉज बना रखे हैं, स्पेसिफिक लॉज उनके लिए बना रखे हैं। ठीक है गाइस, तो टोर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है। सच सिविल रॉन्ग राइजेस व्हेन ए पर्सनल ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ऑन टुवर्ड अनदर इंडिविजुअल। अब हम यहाँ पे केस देख लेते हैं। ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम क्या है, जया लक्ष्मी साल्ट वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। हेल्ड है, जो टोर्ट है इसका मीन्स क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी लीडिंग टू डैमेजेस। तो हमारे एग्जाम्पल में एक क्या हुआ था, ब्रीच हुआ था, क्या, ड्यूटी का,
किसके द्वारा, डी के द्वारा और ई के द्वारा। डी और ई ने क्या किया था, डैमेजेस, और डैमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इंजरी। ये फिजिकल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में, मेंटल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती थी। तो अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं किसकी, टोर्ट की। तो सालमंड के अकॉर्डिंग सिविल रॉन्ग विच फॉर विच द रेमेडीज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मैं 50 बार समझा चुका हूँ आपको अब, और एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, जो कि हमारे सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी है। फिर आती है विनफील्ड, टोर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन जर्नल एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय द एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फिर ये पोलो की ये डेफिनेशन है गाइज, ये डेफिनेशन आप पॉज करके वीडियो के अंदर पढ़ सकते हो, इसका मीनिंग भी सेम निकल रहा है जो बाकी डेफिनेशंस का है। फिर ये हमारे फ्रेजर की तरफ से है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रिम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल गिव्स ए राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजरी पार्टी। इसके अंदर एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट आ गया है, राइट इन रिम। ये राइट इन रिम का क्या मतलब है, ये देख लेते हैं हम। राइट इन रिम यानी कि राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड और सोसाइटी एट लार्ज। मतलब हमें राइट जो मिलते हैं टोर्ट के अंदर, वह राइट इन रिम में मिलते हैं। मान लीजिए राइट इन रिम का यहाँ पे क्या मतलब है, तो जो राइट इन रिम है, राइट इन रिम, आर लिख दिया मैंने राइट को, राइट इन रिम के अंदर मिलेंगे। यानी कि हमारे पास जो ए था, उसका जो जार था, उस जार को कोई भी ना तोड़े, ये उसको राइट पूरी सोसाइटी के खिलाफ है, हर एक इंसान के खिलाफ है। वे सिर्फ डी और ई नहीं है, वहाँ पे कोई एक्स वाई जेड कोई भी होता उसके खिलाफ भी होते, तो ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ उसको राइट मिल रखे हैं। तो जो राइट मिलता है टोर्ट के अंदर, वे मिलता है राइट इन रिम के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमें रेमेडी क्लेम होती है, वे हमेशा राइट इन पर्सोनम में क्लेम होती है। मैंने आर इन पी लिख दिया है, यहाँ पे आर का मतलब है राइट और पी का मतलब है पर्सोनम। तो राइट इन पर्सोनम में मिलती है, यानी कि वे कंपनसेशन जो है, जो रेमेडी है, यहाँ पे रेमेडी को क्लेम कर सकता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल से जिन्होंने उसको डैमेजेस किया है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में डैमेजेस डी और ई ने किया था, तो ये जो रेमेडी होगी वे क्लेम होगी सिर्फ डी और ई से। इसलिए जब हम उन राइट्स को प्रिवेल करते हैं हमारे रेमेडी के लिए, तब राइट इन पर्सोनम आता है। लेकिन हमें जो राइट मिलता है, वे राइट मिलता है हमें राइट इन रिम के अंदर। तो गाइस मुझे लगता है अब आपके यहाँ पे जो फ्रेजर की डेफिनेशन है वे भी आपको समझ में आ गई होगी। बाद में प्रोफेसर बांगिया की तरफ से जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है, वे भी आप पढ़ लेना पोज करके। तो गाइज मुझे लगता है यहाँ तक आपके सभी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर्स हो गए। तो यहाँ पे कुछ टर्म है, उन टर्म्स को हम देख लेते हैं। लीगल ड्यूटी, लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड इम्पोज्ड बाय लॉ। It arises when a person is required to act in a particular manner. It is created either by statute or by the decision of court. Decision of courts, इसको हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट PRECEDENT बोलते हैं मीडिया, ठीक है। स्टैट्यूट यानी कि कानून, यानी कि लॉ, जो कौन बनाता है, लेजिस्लेशन, ओके। फिर आती है सालमंड की डेफिनेशन। एवरी राइट इन्वॉल्व्स ए लीगल ड्यूटी एंड ड्यूटी इज लीगल नॉट बिकॉज इट इज लीगली इन्फोर्स बट बिकॉज इट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड।
ठीक है गाइस, लीगली रिकॉग्नाइज्ड होनी जरूरी है, लीगली चाहे वे इन्फोर्स्ड हो या ना हो। अब ये जार वाले एग्जाम्पल के अंदर वे लीगली रिकॉग्नाइज था कि वे जो गलती हुई है, अब वे जो गलती हुई है उसको कहीं पर भी लीगली इन्फोर्स्ड नहीं किया गया है, वे गलती मोरालिटी के बेसिस पे है, इसलिए हमें पता है वे गलत है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वे काइंड ऑफ डैमेजेस होते हैं जिसमें जो कंपनसेशन है वे प्री डिटरमाइंड या प्री फिक्स्ड नहीं होता है। किसके द्वारा? पार्टीज के द्वारा। इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, वहाँ पे डिस्क्रिशन कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे एग्जाम्पल में कि ए को कितना कंपनसेशन मिलेगा, किससे? डी और ई से। ठीक है गाइस, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इन द कोर्ट दैट टोर्ट इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो मुझे लगता है आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की टर्म जो है, डेफिनेशन जो है वे समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसेंशियल्स क्या है डेफिनेशन ऑफ टोर्ट के। एक सेकेंड, डेफिनेशन जो है टोर्ट की, उसके इसेंशियल्स क्या है? टोर्ट क्या होगा? एक सिविल रॉन्ग होगा, क्रिमिनल के अंदर फॉल नहीं करेगा। ओके, और wrong is redressable by an action for unliquidated damages। यहाँ पे unliquidated damages का मतलब है prefixed नहीं होंगे civil wrong और unliquidated damages। Such civil wrong is neither a breach of contract or breach of trust or equitable obligation। ये सभी चीज़ें क्यों होंगी? इस चीज़ के कारण, और साथ में categorized, specified लॉज बना रखे ना, इसलिए। फिर So a law of tort is a residuary law। residuary law का मतलब क्या होता है? बचा हुआ ला। जो लोग किसी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी या फिर किसी भी स्पेसिफिक क्लोज के अंदर प्रीवेल नहीं करता, वे रेसिडुअरी लॉ होता है, वे प्रीवेल करता है लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स थे एडवोकेट देवांशु शौरान की तरफ से, ये हूँ मैं गाइस, और मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब नाउ, थैंक यू गाइस।